Hello students, welcome to SSD Educational Classes. I am your instructor Kashish Mehra and today we are going to study about importance and limitations of economic law. अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक लॉ के नेचर के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लॉ। क्या फ़ायदा है अगर हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं तो, या इकोनॉमिक लॉ के बारे में समझते हैं तो। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी is based on actual experience. It tells that the more and more of the thing you have, the less and less you want you have. यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में समझ सकते हैं, जो कि ये बताता है कि जितना हम कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी किसी भी चीज़ की होने की हमारे पास कम होती जाएगी. It explains the relationship between the price of good and satisfaction you get from it. During summer, generally there will be a fall in the price of mangoes because they are available in plenty. तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में भी हम इजीली समझ सकते हैं. वहीं अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे तो हमें ये पता चलता है कि so there is a diminishing utility as the price is related to the marginal utility. The price fall. Progressive taxation is based on the law of diminishing utility. As the income increases, government asks the rich to pay more taxes by increasing the rate of taxation from them. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट तो ये था कि हमने डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में समझ लिया, और डिमिनिशिंग यूटिलिटी के साथ में समझते समझते हमें ये भी पता चल गया कि गवर्नमेंट टैक्स कैसे इम्पोज करती है. जैसे जैसे किसी भी गवर्नमेंट ये देखती है कि जैसे जैसे यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट का जो टैक्स इम्पोजिशन रेट रहता है वो भी चेंज हो जाता है. फॉर इट बिलीव दैट एज मैन गेट मोर एंड मोर मनी ही विल गेट डिमिनिशिंग यूटिलिटी फ्रॉम इट, सो इवन इफ ही पार्ट्स विथ मोर मनी ही सेक्रीफाइस विल बी मच इन दिस केस. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो टैक्स कैसे इम्पोज किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट की टेंडेंसी भी हमें समझ में आने लगती है. वहीं अगर हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ाया जाता है, और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है. इन प्रैक्टिस वी फाइंड दैट व्हेन प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीजेज, प्राइस फॉल व्हेन द सप्लाई इज मोर, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इट्स मटीरियल यूटिलिटी डिमिनिशेस. तो यहाँ पे सारे लॉ ऑफ डिमांड बोलें, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलें, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और वो इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि हमने ज़्यादा शायद यूटिलिटी करके रखा होगा, ज़्यादा हमने कंज्यूम करके रखा होगा. नेक्स्ट पॉइंट में बताया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से भी हमें इकोनॉमिक लॉ से ही पता चलता है, और जो कि एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. जैसे यहाँ पे बताया इन एग्रीकल्चर इट मीन्स दैट वी कैन नॉट डबल द आउटपुट ऑफ बाय डबलिंग द लेबर एंड कैपिटल. अब ये भी लॉ हमें इकोनॉमिक लॉ से ही पढ़ने को मिलता है. तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के लॉ हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ है, ये सब हमें इकोनॉमिक लॉ से ही पढ़ने को मिलता है. वहीं इकोनॉमिक लॉ के अंदर हम माल्थ्यूस थ्योरी भी पढ़ते हैं, और इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बताया, और उनका मानना था पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द फास्टर रेट दैन द फूड सप्लाई. It might not be exact statement, but it was true in the case of most of the poor country, क्योंकि पुअर कंट्री के हिसाब से जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए एग्रीकल्चर के मामले में उतना उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं बढ़ पाता. लेकिन जिस कंट्री में पॉपुलेशन अगर नॉर्मल रेट से बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन करने वाले जो लेबर हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती. तो ये सारी थ्योरीज जो हैं वो इकोनॉमिक लॉ के अंदर ही पढ़ाई जाती है. अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस इकोनॉमिक लॉ का. वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ इकोनॉमिक लॉ इज दैट लैक ऑफ जनरलिटी. फॉर एग्जाम्पल लॉ डेवलप एक्सप्लेन द नेचर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव एनी रेलेवेंस फॉर द सोशलिस्ट कंट्रीज. अब कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा इकोनॉमिक लॉ जो है वो सोशल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहता है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर बार एग्जैक्ट कंडीशन पे, एग्जैक्ट सिचुएशन पे सेम लॉ काम करेगा, इसलिए कंडीशन चेंज इकोनॉमिक लॉ भी चेंज हो जाता है. वही दूसरा जो हमने लिमिटेशंस देखा वो ये था सच लॉ डू नॉट अप्लाई इन अर्थवाइल कंट्री लाइक द फॉरमोस्ट सॉवरेन यूनियन वेयर द प्राइस सिस्टम यील्ड प्राइस प्लेस टू द प्लानिंग सिस्टम. अब यहाँ पर अगेन वही पॉइंट पे फोकस किया गया है कि जो इकोनॉमी प्लान्ड है उसका इकोनॉमिक लॉ अलग होगा,
जो इकोनॉमी ओपन है उनका इकोनॉमिक लॉ अलग होगा और जो इकोनॉमी क्लोज्ड है उनका इकोनॉमिक लॉ अलग हो जाएगा. इट मीन कंडीशंस डिपेंड्स और हमारा इकोनॉमिक लॉ चेंज हो जाता है. Furthermore, some law of economics which have been developed in the context of advanced industrial countries. अब अगेन यहाँ पर भी फोकस किया गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक लॉ चेंज होगा और हमारी दूसरी कंट्रीज़ का इकोनॉमिक लॉ चेंज हो जाएगा. अब क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी कंडीशन का बिहेवियर चेंज है, हमारी कंट्री की सोच चेंज है और हमारी कंट्री की कंडीशन भी चेंज है. जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ इकोनॉमिक लॉ डिफर हो जाता है. Similarly, the quantitative theories of money has been developed in the context of industrially advanced country. It seeks to establish an exact proportional relation between money and price, but it cannot be explained in the present price situation in India. तो हर बार प्राइस सिचुएशन सेम रहेगी ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता. तो इकोनॉमिक लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी है, कैसी है, हमारे लोगों की सोच कैसी है, इसके ऊपर भी इकोनॉमिक लॉ चेंज हो जाता है. हेयर इन्फ्लेशन इज नॉट प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना एज द प्रिडिक्टेड बाय द क्वांटिटेटिव थ्योरी. These two examples make one of the clear at least the law and theories of economic developed in the context of advanced country cannot be applicable in the developing country. तो हमने ये देखा कि डेवलप्ड कंट्री के जो इकोनॉमिक लॉ है वो चेंज होते हैं कुछ हद तक और कुछ हद तक हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक लॉ चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशंस चेंज होती है. इनफैक्ट देयर इज़ अ फीलिंग अमंग सम ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स दैट पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया बिहेव एंड रिस्पॉन्स डिफरेंटली, जो कि एडवांस कंट्री से डिफरेंट चाहते हैं. It is often observed that if the price of particular commodity rises, farmer producing of it so as to maintain the same level of income. Thus, they do not only produce less at higher price but generate less marketable surplus when price rises. अब कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि एज प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाती है. या हम ऐसा बोल सकते हैं जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है. ये कंसेप्ट है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का. लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जब लोगों को पैसों की ज़रूरत है या अपना गुजारा करने के लिए वो हायर प्राइसेस पे भी या फिर कई बार लोअर प्राइसेस पे भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं. हायर क्वांटिटी लेकिन लोअर प्राइसेस पे, तो वो सप्लाई ज़्यादा करते हैं लोअर प्राइसेस पे. तो ये भी कंडीशन डिपेंड करती है कि उनके घर की कंडीशन कैसी है, उनकी मेंटल थिंकिंग कैसी है और वो कितने हद तक अपने प्राइसेस को कम पे बेच पाते हैं. Thus, the marketable surplus of, say, wheat rises inversely with the price, but in developing country, it is observed that, as usual, the price curve of agriculture output slopes upward from left to right, and marketable surplus increases when price rises. तो यहाँ पर सेम कंडीशन उन्होंने बताई कि कई बार हम ये देखते हैं कि वीट के प्राइसेस जो हैं वो इन्वर्सली बढ़ते चले जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लेकिन कई बार डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कुछ लिमिटेशंस इकोनॉमिक लॉ के, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लॉ. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंडीशंस पे आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.